हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जावा को डेटाबेस से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, और बहुत डिटेल में मैंने स्टैटिक प्रोग्राम भी बताया था और डायनामिक भी मैंने बताया था कि यूजर से सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेके किस तरीके से हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। और एक ही प्रोग्राम के थ्रू मैंने सब कुछ करके आप लोगों को दिखाया था। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ गया होगा। आज मैं जो बताऊंगा वो कंसेप्ट है क्या, कि वही सभी इंफॉर्मेशन, वही सब चीजें करना है। मैं कुछ आज न्यू नहीं बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग वही सेम प्रोग्राम जो हम लोग कंसोल पे आउटपुट देखा करते थे, यहाँ पे आउटपुट हमारा मिलता था कंसोल टैब पे मिलता था। आज हम देखेंगे क्या कि वही चीजें हमें वेब एप्लीकेशंस पे, यानी वेब पे हम किस तरीके से उसको रन कर सकते हैं। और जहाँ पे हम लोग यूज हम करेंगे डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, जिस तरीके से पहले यूज किया करते थे उस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है अभी आप सर्वलेट के बारे में आप समझते हो कि सर्वलेट के थ्रू हम लोग किस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू इनपुट हम लेंगे और उसको नेक्स्ट पेज पे किस तरीके से डिस्प्ले करते थे। बट आज मैं आपको बताऊंगा क्या कि उसे हम डेटाबेस में किस तरीके से स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ नया चीज यहाँ पे नहीं है। तो जस्ट आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे आपको डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जो भी आपको देना है वो आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया माई वेब एप्स विद डेटाबेस। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। और नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल फिर टिक करना है और फिनिश बटन पे क्लिक करना है। तो ये जो है हमारा एक डायनामिक वेब एप्लीकेशन बन चुका है। इसको बनाने के लिए आप, मैं ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या सब चीजें यहाँ पे करना होता है। लेकिन अभी जो इसमें मैं कोड करूंगा, जिस तरीके से मैंने सर्वलेट में आपको बताया था कि हम लोग जावा रिसोर्स के अंदर में यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग तरीके से मैंने बताया था कि सोर्स पे जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू करके हम लोग यहाँ पे क्लास लेते थे, और एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था सर्वलेट लेते थे। इस तरीके से किया करते थे। लेकिन हम अभी उस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ नया चीज आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन जो कोडिंग होगा वो 100% आपको सारी चीजें समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। जब भी हम फ्रंट एंड की बात हम करते हैं, जहाँ पे कि मुझे कुछ डिजाइन करना है, तो उस केस में हम लोग वेब कंटेंट में पूरा कोडिंग करते हैं, राइट, जहाँ पे हम लोग एचटीएमएल में डिजाइन करते हैं। और जब रन करते हैं तो उस एचटीएमएल के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको आप वहाँ पे यूज करते हो। अभी आप देखो यहाँ पे वेब कंटेंट पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे हमने एक HTML फाइल हमने ले लिया। ठीक है, और HTML फाइल में जो भी आप नाम मैंने बताया था, इंडेक्स भी आप रखना चाहो तो यहाँ पे आप रख सकते हो। उसके अंदर की क्या कहानी है वो भी मैंने ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमने रखा, यहाँ पे नेक्स्ट किया, यहाँ पे फिनिश किया। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से HTML का सब कुछ आ चुका है, और HTML में किस तरीके से कोडिंग करना है ये आप लोग भली भांति अब समझते होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा एक फॉर्म में बना रहा हूँ, और पूरा मैं फॉर्म नहीं बनाऊंगा, जस्ट मैं दो तीन फील्ड से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, और इसके अंदर में आगे का जो असाइनमेंट होगा आपको खुद से करना होगा। फॉर्म के अंदर में क्या सब चीजें होता है तो आपको पता होगा। मेथड हम यूज करते हैं, मेथड पोस्ट होता है और गेट होता है, दोनों के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। एक्शन भी क्या होता है, सारी चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे सपोज मैंने एक ले लिया क्या, यूजर नेम, और यहाँ पे हमने क्या रखा कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे जो यूज किया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट यूज करना है। और हमने नेम इसका दे दिया, क्या दे दिया, नई नेम, यू नेम दे दिया। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने यू नेम दे दिया। और यहाँ पे हम सपोज दूसरा लेते हैं पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड ले लेता हूँ ताकि वो दिखेगा नहीं, पासवर्ड ले लिया। और नेम इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे पास दिया और यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे बटन बना देते हैं इनपुट टाइप सबमिट, तो एक बटन बन जाएगा। और बटन का कुछ नाम देना हो तो आप, चलो सबमिट ही नाम देता हूँ मैं, या लॉगिन आप दे सकते हो, जो भी आपको देना हो आप दे सकते हो। और इनपुट टाइप इक्वल्स टू, हमने एक रीसेट बटन दे दिया, और यहाँ पे वैल्यू में कुछ इस तरीके से क्लियर कर दिया है नाम उसका। ठीक है, और ये बहुत सिंपल सा चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है,
अब इसको आप रन करोगे तो आप बाय डिफॉल्ट, आप जब प्रोजेक्ट को रन करोगे तो बाय डिफॉल्ट यही रन होगा, क्योंकि web.xml के पास में जो इन्फॉर्मेशन है बाय डिफॉल्ट index.html होता है, और अब बाय डिफॉल्ट आपका ये जो HTML फाइल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं सर्वलेट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सर्वलेट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या क्या यहाँ पे क्रिएट करूंगा, देखो आप यहाँ पे क्या करना है कि वेब कंटेंट पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे HTML के जस्ट नीचे आपको एक मिलेगा JSP फाइल, जिसको कहते हैं जावा सर्वर पेज, इसको कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन बहुत ही इजी है, आपको समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इसमें क्या सब चीजें होगा। जैसे मैंने ये चीजें यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको JSP फाइल को सेलेक्ट किया, इसका नाम आप जो भी देना चाहो आप दे सकते हो फाइल का नाम। जो बाय डिफॉल्ट न्यू फाइल डॉट जेएसपी था, चलो मैंने इसी को छोड़ दिया, यही नाम रखता हूँ मैं, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया और फिर फिनिश किया। तो आप देखते क्या है कि आपको दिखने में बिल्कुल HTML जैसा ही आपको दिखेगा सब कुछ, जबकि ये जो मेरा पेज है ये मैंने JSP फाइल सेलेक्ट किया है, लेकिन ये दिखने में मेरा जो दिख रहा है ये बिल्कुल HTML जैसा दिख रहा है। तो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट बड़ी बारीकी से आप देखोगे तो दोनों फाइल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब क्या कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि न्यू फाइल डॉट जेएसपी की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट लाइन में जो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेस देन साइन एंड परसेंटेज एट द रेट पेज लैंग्वेज इक्वल्स टू जावा कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश HTML, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये HTML वाले में आपको नहीं दिखेगा, आपको JSP वाले पेज पे दिखेगा। और आपको HTML और जावा का दोनों का ही कोडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको सर्वलेट के टाइम पे भी बताया था कि सर्वलेट में भी जब हम कोडिंग करते थे मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर भी आप HTML का कोडिंग आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। अब अगर आप यहाँ पे क्या देखते हैं क्या कि अगर जो कुछ भी अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना हो तो हम क्या किस तरीके से कर सकते हैं, एक सेकंड पॉज ले रहा हूँ। आवाज आ रही होगी, राइट। अभी आप देखें कि यहाँ पे जो कुछ भी मैंने आपको बताया कि पेज लैंग्वेज इक्वल्स टू जावा है, मतलब ये एक JSP पेज है जिसको कहते हैं जावा सर्वर पेज। इसके नाम में इसका डेफिनेशन है कि जावा के पेज को यानी जावा के प्रोग्राम को आप सर्वर पे किस तरीके से आप रन करते हैं, बहुत सिंपल से तरीके से। मतलब कैसे होगा यहाँ पे कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉडी पार्ट में आते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखते हो क्या, लेस देन साइन और परसेंटेज साइन, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर आप जो भी कोडिंग आप लिखते हो वो सभी कोडिंग जावा का होगा, और इसके बाहर आप जो कुछ भी आप लिखते हो वो कोडिंग HTML का होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल सा कोई भी कोड जावा का प्रोग्राम भी आप रन करना चाहोगे तो यहाँ पे आप कर सकते हो, और वो कंसोल पे रन नहीं होगा, वो डायरेक्ट सर्वर पे रन होगा, ब्राउजर पे रन होगा। वो कैसे होगा आप देखो, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे इंट एक्स वाई जेड कुछ इस तरीके से ले लिया, एक्स में हमने 10 दे दिया, वाई में हमने 20 दे दिया, जेड इक्वल टू मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई। लेकिन प्रिंट करने के लिए जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लिखते हैं आउट डॉट प्रिंटलन, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ पे मैंने जस्ट मैसेज क्या दे दिया कि सम एज प्लस जेड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब अगर इसको मैं रन करके अगर आपको दिखाऊं कि कैसे ये रन होगा, राइट। तो ये जो जावा सर्वर पेज है इसको हम कैसे रन करेंगे, सिंपली यहीं पे आप राइट क्लिक कीजिए और रन एज रन ऑन सर्वर, यहाँ पे आपको मैसेज दिखेगा रन ऑन सर्वर, जबकि यहाँ पे कोई भी मैं मेन मेथड वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे डायरेक्टली मैं रन ऑन सर्वर जो मैं जैसे करता हूँ और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है और फिर यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक करना है, सर्वर रिस्टार्ट होगा, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है उसमें डिप्लॉय होगा, और डायरेक्टली ब्राउजर पे आपको वेब ब्राउजर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया इसने, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सम एज 30 आपको दिखा रहा है। और ये इस टाइप का जो प्रोग्राम है कोड जावा में आपने जितना भी प्रोग्राम किया था सब यहाँ पे कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिक फाइल को रन किया है तो यहाँ पे आपको भी देखोगे कि सब कुछ उसी तरीके से आ रहा है।
क्या कि लोकल होस्ट 8080 प्रोजेक्ट का नाम जो है माई वेब एप्स विद डेटाबेस स्लैश न्यू फाइल डॉट जेएसपी फाइल को मैंने यहाँ पे रन किया है और इस तरीके से आउटपुट आपको बहुत ही आसानी से आपको मिलता है। ठीक है, तो सिंपल सा अब मेरा कंसेप्ट बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको जो जेएसपी का जो पेज हमने जो यहाँ पे क्रिएट किया है HTML जैसा दिखता है, जिसके अंदर आप जावा का भी कोड आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये सिंटैक्स के अंदर ही आपका जावा का कोडिंग जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो और सब कुछ आप रन होगा बिल्कुल कोर जावा में जिस तरीके से आप किया करते थे यहाँ पे भी सारा चीज आप रन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको मेन मेथड की जरूरत नहीं, जावा सर्वर पेज के हेल्प से सर्वर पे डायरेक्टली आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा विदाउट एनी इशू। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यही चीज मुझे, अब जो मैंने लास्ट टाइम में आपको जो जेडीबीसी के बारे में बताया था कि जावा को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है, प्लस वहां पे जो कुछ भी हमने डेटाबेस का सभी ऑपरेशंस परफॉर्म किया था, हमने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। आई थिंक यही जो था यहाँ पे जो इसी में था प्रोजेक्ट मैंने जो क्रिएट किया था, आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इस जो प्रोग्राम का जो आउटपुट हमारा आता था, जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, ये सब कुछ आउटपुट हमें कहाँ पे आता था, कंसोल वाले टैब पे आता था, कंसोल वाले टैब पे हमें आउटपुट दिख रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ जो है मुझे यहाँ पे वेब ब्राउजर पे डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आपको दिखता है। अब मुझे क्या करना है कि ये सब जो कोडिंग है, अगर इस कोडिंग को मैं यहाँ पे लिख दूं जेएसपी के इस सिंटैक्स के अंदर अगर मैं लिख दूं तो आप डेटाबेस से आप कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और उसको इस फाइल के साथ में जो HTML का जो फॉर्म है, इस फॉर्म के साथ अगर मैं लिंक कर दूं तो डायरेक्टली इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो सभी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीजें कैसे होगा, बहुत ही आसानी से होगा और कुछ भी यहाँ पे नया चीजें मैं नहीं बताऊंगा, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जेएसपी की चीजें मैंने आपको बताया कि क्या सब चीज होता है। ये जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके आपको दिखाया ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे बहुत आसानी से सारी चीजें यहाँ पे हो रहा है, राइट। लेकिन अब मुझे यहाँ पे सब कुछ डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना है और जेएसपी के अंदर मुझे कोडिंग करना है। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से करना है जो मैंने आपको जेडीबीसी के टाइम पे बताया था, उसी तरीके से करना है। तो ये सिंटैक्स कंपलसरी तौर पे आपको यूज करना है और इसी के अंदर में आप जो भी कोड करेंगे वो सभी जावा का कोड होगा और इसके बाहर जो कुछ भी करेंगे वो सभी HTML का कोड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी आपको डेटाबेस से कनेक्शन करना हो तो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में बताया था और वो क्लास था क्या, कनेक्शन। कुछ ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, इसको स्टार्टिंग में नल से भी आप इनिशियलाइज आप कर सकते हो ताकि नीचे बार बार यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप सिंपल से आप बना के छोड़ना चाहो तो उस तरीके से कर सकते हो। रिजल्ट सेट हमने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, रिजल्ट सेट के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ऐसे ही रख देता हूँ मैं यहाँ पे। फिर प्रीपेड स्टेटमेंट के बारे में भी मैंने बताया था कि क्या सब चीजें होता है। ठीक है, प्रीपेड स्टेटमेंट हमने यूज कर लिया, इसका ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी इस तरीके से लिखा। अब जैसे ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, अब आपको यहाँ पे एरर आपको दिखा रहा है। एरर दिखाने का रीजन क्या है कि यहाँ पे मुझे ये सभी क्लास का जो इंफॉर्मेशन है मुझे इंपोर्ट करना कंपलसरी होगा। नॉर्मली जिस तरीके से जावा में हम लोग इंपोर्ट किया करते थे, राइट, जिस तरीके से हमने जेडीबीसी में किया करते थे कि हम लोग ऊपर यहाँ पे जो भी था मेरा ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट होता था import java.sql.star, ये आप जैसे इंपोर्ट करते थे तो ये जो भी कनेक्शंस क्लासेस आप जो भी यूज करते थे ये सब कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाता था। लेकिन अब बात करते हैं कि जेएसपी की अगर हम बात करें तो जेएसपी के अंदर हाउ कैन यू इंपोर्ट एनी फाइल। तो जैसे ये मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है, राइट, ये इंपोर्ट और इस तरीके से ये सब चीजें हम यहाँ पे कैसे किस तरीके से करेंगे वो देखिए। आपको क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पे ये जो पेज इनकोडिंग ये बाय डिफॉल्ट आया है, मैं कुछ यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बाद में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आना है। ठीक है, और फिर से आपको ये यूज करना है क्या, लेस देन साइन, परसेंटेज साइन और एट द रेट यूज करना है। और यहाँ पे स्पेस लेते हुए यहाँ पे लिखते हैं पेज इंपोर्ट इक्वल्स टू और डबल कोट के अंदर आपको वही सब चीजें लिखना है क्या कि जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। तो ये जैसे आप ऐड करेंगे आप देखेंगे कि ये सब एरर निकल चुका है। ठीक है, तो जेएसपी में इंपोर्ट आपको करना हो तो ये आपको फॉलो करना होगा, मींस यहाँ पे भी यही चीजें आपको फॉलो करना है क्योंकि इसके अंदर ही आप जावा का कोड लिखते हैं। बट यहाँ पे हम सिर्फ इंपोर्ट नहीं, और इंपोर्ट के बाद इक्वल साइन भी आपको कंपलसरी तौर पे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल प्रोग्रामिंग
कंपैरिजन अगर करें तो, ठीक है। तो यहाँ पेज इंपोर्ट इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार लिखा, तो स्टार का मतलब ऑल क्लासेस इनसाइड द एसक्यूएल पैकेज, राइट। और इसी के अंदर के इसी पैकेज के अंदर में ये तीनों हमें क्लासेस वहां पे मिलेगा। यहाँ पे सभी एरर यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कौन से क्लास का क्या फंक्शनलिटी है, क्या किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सारा चीज के बारे में ऑलरेडी हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं कोडिंग लिखूंगा और आपको सारी चीजें समझ में आएगा। यहाँ पे ट्राई लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको सॉर्ट आउट करते रहेगा। और सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं क्लास डॉट फॉर नेम अगर मैं यूज कर दूं, जो वहां पे भी मैंने यूज किया था कि जो ड्राइवर मैनेजर को लोड करने के लिए। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये ऑप्शनल है, ये मैं अभी जो कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ ये ऑप्शनल कोड है, क्योंकि अगर आप जेडीके का 1.4 वर्जन से पहले अगर लिखते थे तो कंपल्सरी तौर पे आपको ड्राइवर लोड करना पड़ता था। बट अगर आप जेडीके का जो वर्जन है 1.4 के बाद का जो भी वर्जन आप यूज करते हैं, तो उस केस में आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा मैंने जो लास्ट 2 सेशन जो बताया था जेडीबीसी में, तो यहाँ पे भी ये इस वाले भी प्रोग्राम में मैंने कहीं पे भी वो क्लास डॉट फॉर नेम का कंसेप्ट मैंने नहीं बताया था। वहां पे मैंने आपको बताया ये था कि वहां पे डायरेक्टली जो ये आप लिखते हो इसी के थ्रू डायरेक्टली सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। वहां पे ड्राइवर मैनेजर की कोई जरूरत नहीं होता है, इनबिल्ट सब कुछ बना के दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि ये वाला जो प्रोग्राम था इसमें मैंने आपको ये चीजें इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिंक करना बताया था, ना कि मैंने आपको जो अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्लास डॉट फॉर नेम, वो इसका यूज मैंने नहीं किया था। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो मैंने जेडीबी से बताया था तो वहां पे मैंने आपको ये सब चीजें मैंने आपको बताया था कि वहां पे आपको क्लास डॉट फॉर नेम आपको यूज करना बताया था, ठीक है। लेकिन वो ऑप्शनल है, उसमें भी अगर आप वो पर्टिकुलर लाइन को आप हटा दो, कमेंट कर दो, तो भी आपके इशू नहीं आएगा। जैसे कि मैंने जो आपको बताया था वो भी प्रोग्राम में आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो प्रोग्राम था, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लास डॉट फॉर नेम जेडीबीसी ड्राइवर, अगर यहाँ पे इसको कमेंट भी करके अगर रखते हो तो भी कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको कमेंट करके नहीं बताया था, सिंपली इस तरीके से मैंने करके आपको दिखाया था, ठीक है। तो अगर इसको आप कमेंट भी करके अगर आप रखते हो तो कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि अभी जो हम लोग जो वर्जन यूज कर रहे हैं, मैं जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जेडीके का 111 वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो ड्राइवर मैनेजर जो है इनबिल्ट अभी बना के आपको दिया है, तो आपको ऐसा कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, बट यहाँ पे भी मैं यूज करके दिखाता हूँ, आप लोग बिना इसके भी ट्राई करके आप देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास डॉट फॉर नेम का क्या यूज है ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूँ। और यहाँ पे आपको जेडीबीसी ड्राइवर का पूरा नाम लिखना है, और उसका पूरा नाम क्या होता है, com डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, ठीक है। और ये उसका पूरा नाम होता है जेडीबीसी ड्राइवर का। और ये अगर मैंने लिखा और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो इसको हम कैश में हैंडल कर लेंगे, अगर कुछ भी इशू आता है तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का कुछ नाम दे दिया। और आप एक भी ट्राई में लिख सकते हो, आप अलग अलग भी यहाँ पे दे सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन ई, और प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आउट डॉट प्रिंट यूज करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा इशू आता है तो यहाँ पे बता देगा क्या कि ड्राइवर इश्यूज, कुछ भी होगा तो इस तरीके से यहाँ पे मैसेज दे देगा, और क्या इशू है एग्जैक्ट रहेगा तो ई को यहाँ पे प्रिंट भी कर दो। तो ये एक काम होगा कि हमने ड्राइवर जो था जेडीबीसी का ड्राइवर हमने लोड किया एंड रजिस्टर प्रोसेस यहाँ पे हो चुका है। फर्स्ट स्टेप ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, जहाँ पे अब मुझे क्या करना है कि कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, राइट, उसके साथ हमें जो उसके साथ हमें लिंक करना है कि किसका कनेक्टिविटी किसके साथ होगा। तो फिर से मैं यहाँ पे फिर से ट्राई डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कौन है इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको डबल कोट के अंदर आपको बताना होगा कि किसका कनेक्टिविटी किसके साथ कर रहे हो, आप माई एसक्यूएल के साथ कर रहे हो कोलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, कोलन। अगर आप चाहो सिर्फ लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, बट आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम ना आए उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है तो मैं ये पोर्ट नंबर डाल रहा हूँ। अब ये पोर्ट नंबर किसका पोर्ट नंबर है, ये है डेटाबेस का पोर्ट नंबर होता है,
ठीक है, जो माई स्किल जो हम करते हैं उसका पोर्ट नंबर ये होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्या 3306 होता है, बाय डिफॉल्ट होता है पोर्ट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मुझे डेटाबेस का नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस एक पहले से बना के रखना है। और अभी मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट अभी ये है इस प्रोग्राम के लिए कि मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्स में से जो भी यूजर इनपुट देगा, उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू होगा उसको मुझे स्टोर करके रखना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जिसके पास 2 फील्ड्स हम इस तरीके से रखेंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग करके एक बार देखते हैं। ठीक है, तो अभी जो है मैंने शेयर किया है आपसे यहाँ पे लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन, और यहाँ पे एक डेटाबेस में क्रिएट कर लेता हूँ। डेटाबेस का नाम मैंने दे दिया डीबी डेटाबेस। और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या TBL, टेबल का नाम। 2 फील्ड्स में लेता हूँ क्योंकि मैंने HTML में भी सिर्फ 2 ही रखा है फॉर्म के लिए। और एक का नाम मैंने देता हूँ यूनेम, एक का नाम दे दिया पास। इसको वेरकेर। ठीक है, और इसका साइज मैंने दे दिया 44। बाकी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यूजर नेम एंड पासवर्ड है, मुझे कुछ किसी को प्राइमरी वगैरह सेट नहीं करना है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। तो मैंने एक पहले से मेमोरी एलोकेशन करके रखा है डेटाबेस में, और ये सब चीजें कैसे करना है मैंने कोडिंग के थ्रू भी आपको सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम है डीबी, टेबल का नाम है TBL, जिसके पास 2 फील्ड्स होगा, यूनेम एंड पास करके हमने एक बना के रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे जो कोडिंग जो हमारा होगा कि JSP वाले फाइल में कि JDBC का कनेक्टिविटी MySQL से होगा, लोकल होस्ट पे रन होगा, दिस इज द पोर्ट नंबर, और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम लिखते हैं। सेम बिल्कुल पहले जैसे जिस तरीके से लिखा करते थे सेम उसी तरीके से, कोई डिफरेंट यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद ये तो हो गया URL। ठीक है, क्योंकि ये जो जब भी आप गेट कनेक्शन मेथड यूज करते हो तो इसके पास 3 पैरामीटर होता है। एक पैरामीटर में आपको बताना होता है कि किसका कनेक्टिविटी किसके साथ होता है विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम। आप यूजर नेम, कौन सा यूजर नेम आप यूज आप कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे रूट, और मैं दोनों तरीके से आपको बताया था, और पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड में यहाँ पे कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से छोड़ दिया है क्योंकि जब भी आप रूट यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको वहाँ पे भी बताया भी था कि अगर आप खुद का यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से लिखना है उसके बारे में भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ट्राई में लिख दिया। अगर कुछ इशू आता है तो उसको कैच में हैंडल कर लेता हूँ। एक्सेप्शन E1 नाम देता हूँ क्योंकि ई ऑलरेडी मैं ऊपर यूज कर चुका हूँ। और यहाँ पे कुछ भी अगर इशू आता है कनेक्शन में, देखो C कैपिटल होना चाहिए, राइट। ओके, और फिर यहाँ पे मैंने दे दिया क्या कनेक्शन इशू। तो आपको चीजें समझ में आ जाए कि कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये मैसेज आएगा तो समझ में आपको आ जाएगा कि आपको स्पेसिफिक इसी लाइन में इशू है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम E1 है, उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से यहाँ तक क्लियर हो गया कि सबसे पहले मैंने ड्राइवर रजिस्टर किया, लोड किया, कनेक्टिविटी बता दिया कि किसका कनेक्टिविटी किसके साथ हो रहा है। कुछ इशू आता है तो वो कैच में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि अब यहाँ पे जो इंसर्शन का जो क्वेरी है वो हम पास करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे ट्राई यूज कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या रखा कि एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग s नाम दे दिया वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिखो आप, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या रखा था मैंने, टेबल का नाम क्या रखा था मैंने, TBL। TBL रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे TBL मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज। अब वैल्यूज में हमें यहाँ पे जो देना है कुछ इस तरीके से ब्रैकेट। अब आप देखो अब जो भी वैल्यू हमें देना है, राइट, अब वो वैल्यू तभी हमारे पास है नहीं, तो वो वैल्यू है कहाँ पे, वो वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स में होगा, राइट। और इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू किस तरीके से निकालना है मैं ऑलरेडी आपको सर्वलेट टॉपिक में बता चुका हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इससे जस्ट ऊपर पहले एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग, मान लो कि यूनेम दे दिया, यूजर नेम के लिए यूनेम दे दिया। और यहाँ पे यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा वहां पे मैं यूज करता था रिक्वेस्ट डॉट, राइट, गेट पैरामीटर, यही यूज किया करते थे। आई होप सब लोगों को याद होगा ये चीजें। ठीक है, और ये मेरे टेक्स्ट Yes, बॉक्स का नाम है, राइट। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो है पास एक ले लिया वेरिएबल का नाम, और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, पैरामीटर करेक्ट है। और यहाँ पे जो है डबल कोट में उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, पास था। तो ये वाला मैं यूज कर रहा हूँ, यू नेम एंड पास, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया।
अब इस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसे गेट करेगा और उसको किस में स्टोर कर देगा, यूनेम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर। नाम मैंने सेम रखा, आप अलग भी रख सकते हो, ठीक है, ये जस्ट वेरिएबल का नाम है। और लेकिन ये जो है एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपने HTML में उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया है, वही होना चाहिए। यहाँ पे पास है तो पास वाले टेक्स्ट बॉक्स में के पास जो भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा उसे गेट करेगा और किस में स्टोर कर देगा, एक पास वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो यूजर उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है इस दो वेरिएबल में है, यू नेम एंड पास वेरिएबल में हमने स्टोर करके रखा हुआ है, जो वैल्यू यूजर उस टेक्स्ट बॉक्स में देगा और वही वैल्यू को मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है। तो इंसर्ट इनटू TBL वैल्यूज में अब यहाँ पे यही लिख देंगे यूनेम एंड पास, क्योंकि यूनेम एंड पास के पास ऑलरेडी वैल्यू होगा, वही वैल्यू जो है सो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको लिखना है सिंगल कोट, फिर लिखना है डबल कोट, ये सिंटेक्स है, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे आपको उस वेरिएबल का नाम कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखना है सिंगल कोट, फिर सिंगल कोट के अंदर डबल कोट, फिर डबल कोट के अंदर प्लस प्लस, और फिर दोनों प्लस के बीच में वेरिएबल का नाम कुछ इस तरीके से। और ये सेम प्रोसेस अगर आपके पास और भी वेरिएबल होगा तो कॉमा देते हुए आपको फिर से क्या करना होगा, कॉमा, सिंगल कोट, डबल कोट, और फिर डबल कोट के अंदर प्लस प्लस, और फिर बीच में जो भी वेरिएबल का नाम अगर आपके पास है, ईमेल है, एड्रेस है, जो भी चीजें हैं आप यहाँ पे चीजें आप ऐड आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मेरे पास सिर्फ दो है, सिर्फ मैं यहाँ पे दो यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन कर दिया। तो ये इंसर्ट कर लेगा, इसके पास जो भी वैल्यू होगा वही वैल्यू उस टेबल के अंदर जाके स्टोर वहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अब स्टेटमेंट क्लास को एक्टिवेट करना है। तो स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या रखा था हमने, ST रखा था। तो यहाँ पे ST डॉट क्या हम यूज करते हैं, कोई बताएगा यहाँ पे, एग्जीक्यूट कौन सा मेथड यूज करते हैं, यस अपडेट मेथड। एग्जीक्यूट क्वेरी से वैल्यू फेच होता है, मुझे स्टोर करना है, अपडेट यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस जो S था उसी को मैंने यहाँ पे रख दिया और ये चीजें आपका हो जाएगा सारा चीज, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट मैंने यहाँ पे इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं क्या। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि प्रीपेड स्टेटमेंट के थ्रू भी इसको कर सकते हो, तो वो चीज किस तरीके से होगा वो भी आप समझो। आप दोनों मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने एग्जीक्यूट अपडेट किया इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा भी लिखूं तो भी कोई इशू नहीं है। स्टेटमेंट ST जो यहाँ पे था, प्रीपेड स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे ST था, ST इक्वल्स टू यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट डॉट डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम S को पास कर देंगे कुछ इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपको मैन्युअली यहाँ पे क्या करना होगा, ST डॉट एग्जीक्यूट अपडेट सिर्फ लिखना होगा, डॉट एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, बस यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो भी होगा प्रोसेस डेटा को स्टोर कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने बिकॉज यूज किया है ट्राई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कैच देना होगा। मैं इसलिए अलग अलग ट्राई कैच यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफिक चीजें समझ में आ जाएगा कि मतलब बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा कि अगर इसमें कुछ इशू होगा आपको इसका जो रिस्पेक्टिव कैच होगा उसमें आपको ये सारी चीजें आपको प्रिंट करके आपको दिखा देगा, तो आपको परेशानी नहीं होगा कुछ एरर अगर आता है तो उसके लिए। तो यहाँ पे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अलग नाम दे दिया, और यहाँ पे जो है मैंने प्रिंट कर दिया क्या, ये होगा क्या, इंसर्शन इश्यूज, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम E2 है, ठीक है। तो सभी के लिए मैं अलग से ट्राई कैच यूज किया है ताकि आपको आसानी से कुछ भी इशू अगर आता है तो बहुत ही आसानी से आप इसको आप हैंडल आप कर सकते हो सारा चीज, ठीक है। अब देखिए ये चीजें तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये तो इससे क्या होगा कि मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन मुझे सेम इसी के प्रोग्राम के थ्रू मुझे क्या करना है कि डेटा जो स्टोर हुआ है उसी डेटा को मुझे वेब पेज पे दिखाना भी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यूज करना होगा क्या कि फेच करने का क्या सिंटैक्स होता है,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, राइट। और फिर उसको किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं उसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पे किस तरीके से लिखना हो देखिए। इसी कोड के जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया कि हमने एक वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग s इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या नाम दे दिया, डबल कोड के अंदर क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, tbl है, राइट। तो इसे जो भी वैल्यू फेच होगा, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से हमें ये प्रोसेस जो यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस ये जो किया है, राइट, सेम प्रोसेस मुझे यहाँ पे भी करना होगा, बट यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट की जगह पे क्या हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट क्वेरी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही कोडिंग को मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, बिकॉज मुझे अभी यहाँ पे वैल्यू को फेच करना है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करना है, इससे वैल्यू फेच होगा। लेकिन वैल्यू फेच होके कहाँ पे जाता है, एक बॉक्स में जाता है, उस बॉक्स का क्या नाम था, कोई बताएगा? यस, रिजल्ट सेट। यस, ग्रेट, ठीक है। तो इसी के ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया, RS में स्टोर कर दिया, ठीक है। अभी सभी डेटा RS के पास आ चुका है और यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज भी कर दिया, ठीक है। लेकिन अब मुझे डिस्प्ले भी करना है, क्योंकि फेच होके जब आएगा तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लूप लगाना है, जो भी रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है नेक्स्ट मेथड करते हुए सबको डिस्प्ले करना है। लेकिन डिस्प्ले जो हमें करना है, सपोज मुझे टेबुलर फॉर्म में करना है, कि टेबल में दिखाना है मुझे, HTML का जो आप टेबल यूज करते हो, तो ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है, वो देखिए। टेबल के बारे में डिस्कस हमने किया है, राइट ना, टेबल कैसे यस बनाना है सर। HTML में हम जानते हो, राइट, ठीक है। अभी अब देखो, अब ये चीज मैं यहाँ पे देखो, ये चीज मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया, अब इसके बाहर में आ चुका हूँ। इसके बाहर आने का मतलब क्या, कि यहाँ पे अब जो भी हम कोडिंग लिखेंगे वो HTML में कोडिंग होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक टेबल हमने बनाया, ठीक है, और यहाँ पे टेबल के बाद फिर से मुझे ये कोड मैंने डाल दिया। अब क्यों, क्योंकि इसके अंदर मुझे अब जावा का कोड लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दे दिया, आप व्हाइल भी लगा सकते हो, मैं इफ के थ्रू भी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या दे दिया कि RS यानी रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट मेथड, मतलब जब तक कि उसको नेक्स्ट मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद, और अगर इफ से लगाया तो यहाँ पे मुझे डू लगाना पड़ेगा, चलो ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और डू के अंदर जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, डू जैसे मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये क्लोज कर दिया, ये जो लिखा था ये यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। और अब जो मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, अब यहाँ पे जावा का कोड क्लोज हो चुका है, राइट। यानी अब मैं बाहर हूँ, यहाँ पे मैं टेबल का जो TR है वो यूज कर रहा हूँ। TR के अंदर क्या होता है, TD होता है, राइट। और अब यहाँ पे फिर ये कोड रखा मैंने, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, out.println। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, कि रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग 1, पोजीशन पे कौन सा डेटा होगा, यूजर नेम होगा, उसको यहाँ पे वो डिस्प्ले करके दिखा देगा, ठीक है। और TR जो मैंने यहाँ पे ओपन किया है, तो इसको पहले आप यहाँ पे किसको पहले क्लोज करोगे आप, TD को, और फिर यहाँ पे TR क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर से मुझे दूसरा दिखाना है डेटा, फिर से हम क्या करेंगे, जावा के कोड के लिए क्या करेंगे, फिर से ये स्टेप हम रखेंगे, और इसके अंदर फिर हम क्या लिखेंगे, आउट डॉट प्रिंटलन, राइट ना, करेक्ट है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, RS डॉट गेट स्ट्रिंग सेकंड पोजीशन पे कौन सा डेटा है, पासवर्ड, पासवर्ड वाला जो डेटा होगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। और फिर यहाँ पे जो है हमें क्या करना होगा, हमने TR TD हमने वहां पे क्लोज कर दिया है, सर नहीं, इसके लिए फिर लगेगा ना TRTD। हाँ बिल्कुल। तो फिर मुझे यहाँ पे इसके लिए एक TR TD नया बनाना चाहिए, राइट ना, ठीक है। तो अगर सर मैं यहाँ पे इसके जस्ट ऐसे बना दूं, यहाँ पे TR और यहाँ पे TD, राइट ना, करेक्ट है,
गलत होगा तो सर वो बताना। टीडी क्लोज है। सॉरी, हाँ यहाँ पे ओपन टीटी ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। ओपन है ना। अब सही है ना, टीआर यहाँ पे यस ओपन सर। किया, टीटी यहाँ पे यस ओपन किया, सर। और फिर हम लोग यहाँ पे टीडी टीटी को टीडी क्लोज क्लोज करेंगे करें। और फिर यहाँ पे टीआर को क्लोज करेंगे। टीआर। अभी करेक्ट है, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, मिस्टेक क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। क्या हुआ मिस्टेक, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मल्टीपल एनोटेशंस कर्ली ब्रेसेस डिलीट दिस टोकन, कुछ तो इशू आया है यहाँ पे। सेमीकोलन वगैरह सब तो ठीक है। सर हाँ कर हाँ, ली ये नीचे भी जावा का कोड पूरा कंप्लीट दिखा रहा है। हम एचटीएमएल का कोड कर रहे हैं ना, ये कर्ली ब्रेसेस के नीचे वो हाँ ये उसके नीचे ये ये परसेंट नहीं, उसके नीचे का लाइन सर। ये वाला ना, हाँ ये यहाँ पे हाँ नहीं ये। होना चाहिए ना। नहीं तो लेकिन हमें जो है, ये तो यहाँ पे ठीक है। जी एक सेकंड रुक जाओ। इसके बाद जो है सो हमें जो यहाँ पे जो डू स्टार्ट किया था, डू का क्लोजिंग ये है, और मैं यहाँ पे व्हाइल डाल देता हूँ। वाइल। हाँ ठीक है, और व्हाइल डालने से पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि कुछ इस तरीके से रखना होगा इसको, और यहाँ पे व्हाइल में हम लोग क्या लिख देंगे कि rs डॉट नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है, और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, ये क्लोज किया, फिर टेबल मेरा यहाँ पे क्लोज है। करेक्ट है ना अभी, हाँ अब अब एरर सही नहीं है। है ना, सही है ना। ठीक है, हाँ तो अभी ये सब चीजें तो हो गया, इससे डिस्प्ले हो जाएगा और ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से आपको कोडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में मिक्स कोडिंग कर रहा हूँ, तो उस पर आपको ध्यान देके करना है। तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब ये सब चीजें तो यहाँ पे हो गया कि जहाँ पे हमने डेटा को स्टोर भी यहाँ पे करा रहा हूँ, यहाँ पे डेटा को स्टोर भी करा रहा हूँ, और सेम प्रोग्राम में हम लोग इसको फिच भी कर रहे हैं, और फिच करके हम लोग डेटाबेस का जो डेटा है मुझे वेब पेज पे हम लोग डिस्प्ले भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आपको कंपलसरी तौर पे चाहिए होता है क्या, जब भी डेटाबेस से कनेक्ट करते हो तो उसका जार फाइल आपको चाहिए होता है, राइट। लेकिन जो जार फाइल जो मैंने आपको बताया था पहले, हम किस तरीके से मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने कुछ इस तरीके से बताया था कि प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना है, जावा बिल्ड पाथ में जाना है, यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी, यूजर लाइब्रेरी, नेक्स्ट, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हमें ऐड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो, अभी आप अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता भी हूँ माई एसक्यूएल कनेक्टर और फिनिश करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आपके जो प्रोजेक्ट में ये कहाँ पे जाता है वो देखो आप। अभी मेरा जो पूरा जो कोडिंग है HTML का कोडिंग है, और न्यू फाइल डॉट जेएसपी, ये सब कौन से फोल्डर में हो रहा है, ये सभी वेब कंटेंट में हो रहा है। लेकिन जो अभी मैंने जो ऐड किया है वो आपको कहाँ पे दिखेगा, जावा रिसोर्स के अंदर लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो आप माई एसक्यूएल कनेक्टर, ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो माई एसक्यूएल कनेक्टर है, ये माई एसक्यूएल कनेक्टर इस फोल्डर के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी जो वेब कंटेंट है, क्योंकि मेरा जो फाइल है HTML फाइल और JSP फाइल किस में है, वेब कंटेंट में है। लेकिन मैंने जो अभी तक जो मैं बताता था आपको कि आपको माइस्क्यूएल कनेक्टर जो आपको ऐड करना है, जो जार फाइल्स होता है, ये जार फाइल जो ऐड करने का जो तरीका मैंने बताया था कुछ इस तरीके से, लेकिन वो अगर SRC के अंदर प्रोग्राम होता, कोडिंग होता, जैसे जावा का कोडिंग हम लोग किया करते थे पहले, उस वक्त ये काम करता, बट अभी ये जो है बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इस केस में हमें क्या कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये इस तरीके से आप करते हो तो ये ऊपर वाले जावा रिसोर्स के लिए सिर्फ वैलिड होगा, बट मेरा जो पूरा कोडिंग है वेब कंटेंट के अंदर में है तो ये काम नहीं करेगा इसके लिए। तो मुझे क्या करना होगा, मैनुअली जस्ट उस पर्टिकुलर फाइल को आप कॉपी कर लो, और कॉपी करके इस लाइब्रेरी के अंदर, अभी तक मैंने लाइब्रेरी का कुछ यूज नहीं बताया था, अभी यहाँ पे हम इसका यूज हम करेंगे। तो वो जो फाइल है वो फाइल कहाँ पे है मुझे देखना पड़ेगा, मेरे सिस्टम में कहीं तो होगा, सॉफ्टवेयर में माई एसक्यूएल कनेक्टर, ये वाला फाइल है, राइट, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो फाइल है इसको जस्ट मैनुअली मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे कॉपी कर लिया, डायरेक्ट कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्टली आता हूँ मेरे कोडिंग पे, और ये जो LIB है, राइट, यहाँ पे राइट क्लिक किया और डायरेक्टली मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी आप देखोगे कि ये फाइल यहाँ पे आ चुका है। तो अब ये जो माइस्क्यूएल कनेक्टर है ये आपको वो काम कर जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस यहाँ पे है, यहाँ पे ये चीजें आ चुका है, तो अभी
पूरा कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ हो जाएगा और अब आप इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हो रेडी। बट यहाँ पे मुझे HTML फाइल को, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि फॉर्म में मेथड हमने यहाँ पे पोस्ट रखा है बट एक्शन ब्लैंक है, यानी एक्शन के अंदर मुझे इस फाइल का इंफॉर्मेशन देना होगा, ताकि जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो दिस पर्टिकुलर फाइल विल बी रीडायरेक्टिंग टू दिस पेज, इस पेज से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, न्यू फाइल डॉट JSP, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे सबमिट बटन पे आप क्लिक करते हो ये न्यू फाइल डॉट JSP से कनेक्ट हो जाएगा, और न्यू फाइल डॉट JSP में क्या सब चीजें किया है, पूरा कोडिंग यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्टिविटी का सारा चीज यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, सारा चीज यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको रन कर सकते हो। रन हम किसे करेंगे, आप, मैंने रन करने का अलग अलग तरीका बताया है। हमें जो यूजर को दिखाना है, ये पेज यूजर को दिखना चाहिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यानी JSP का पेज जो है, सॉरी JSP का नहीं, HTML का पेज मैंने राइट क्लिक किया, रन एज रन ऑन सर्वर, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और फिनिश बटन पे क्लिक करना है। और आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पेजेस आ रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड करके, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको देना है आप यहाँ से दे सकते हो। मैंने यहाँ पे CNC दे दिया, कुछ पासवर्ड मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखोगे क्या कि डेटा हमें फेच, ये जो डेटा आपको दिखा रहा है CNC और मैंने जो पासवर्ड लिखा था वो भी मैं यहाँ पे फेच कर रहा हूँ। तो ये जो फेच होके आपको जो डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, ये फेच होके दिखा रहा है, जो मैंने ये जो नीचे का जो कोड मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं टेबल में यहाँ पे था बॉर्डर वगैरह सेट कर दूं तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखेगा। मैंने बॉर्डर नहीं रखा है इसलिए आपको लग रहा है कि ये टेबल नहीं है, एक्चुअली टेबल के अंदर ही है, मैंने बॉर्डर नहीं सेट किया है, उसकी वजह से आपको इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है। आप बढ़िया से आप बना के डिजाइन करके आप कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो डेटा है, ये डेटा डेटाबेस में स्टोर हुआ है कि नहीं। ऑब्वियसली डेटा से ही फेच होके आ रहा है, बट आप देखने के लिए एक बार आप चेक कर लो कि वहाँ पे सब कुछ सही है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद जो TBL है यहाँ पे, इसको आप क्लिक करके अगर आप देखो तो देखो आ गया यूजर नेम CNC और पास इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो फिर सेम प्रोग्राम को मैं फिर से यहाँ पे रन करता हूँ, मैं इसमें बैक जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने दूसरा कुछ नाम दे दिया, ए समथिंग, पासवर्ड BB समथिंग कुछ लिख दिया, और मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब देखो जो पहले का डेटा ये था और दूसरा डेटा हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से आप डेकोरेट करके आप अच्छी तरीके से आप बनाओगे। जस्ट मैंने आप कंसेप्ट बताया कि किस तरीके से किया जा सकता है। बॉर्डर नहीं दिए इसीलिए शो नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो वो सब चीजें आप जानते हो, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे, तो अभी इस तरीके से आपको एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिस तरीके से आप लोगों ने लास्ट टाइम डिजाइन किया था और जस्ट नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले हो रहा था डेटा, अभी आपको वही प्रोग्राम करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको बनाना है, और सभी फॉर्म, जो भी फॉर्म के अंदर जितने भी टेक्स्ट बॉक्स होंगे, रेडियो बटन होंगे, चेक बॉक्स होंगे, सभी चीज इंक्लूड होना चाहिए। और यूजर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगा, और जैसे क्लिक करने के बाद सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे परमानेंटली, यहाँ पे आप बनाते हो तो कम से कम 10 फील्ड तो होगा ही होगा, तो सभी फील्ड्स यहाँ पे आके स्टोर होना चाहिए। और प्लस यही इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे भी शो कर दिया है। लेकिन पहले क्या होता था, डायनेमिक होता था। आप अगर दूसरा डेटा देते थे पहला वाला डिलीट होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटाबेस में जो स्टोर्ड है वो परमानेंटली स्टोर्ड है। आप यहाँ पे जितना चाहो उतना डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से डेटा डाल दिया, ठीक है। आप जितना भी डेटा डालोगे सभी आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। और अब अगर यहाँ पे भी आके अगर आप देखते हो आप, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा इस तरीके से स्टोर होता चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अभी आपको ओवरऑल आइडिया समझ में आ गया होगा कि जो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके जब आप रजिस्ट्रेशन आप करते हो, वहाँ पे जो फॉर्म जो होता है उसका, वो जब आप फिल करते हो तो ये सभी इंफॉर्मेशन उसके डेटाबेस में किस तरीके से जाके स्टोर होता है, वो सारा चीज आप यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हो। और एक अभी आप इस पोजीशन में बिल्कुल आप आ चुके हो कि अभी आप एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हो आप, ठीक है। जहाँ पे आप जो भी एक 4-5 पेज का वेबसाइट बनाइए, जहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन पेज होगा, फिर लॉगिन पेज होगा, फिर आप कुछ एक्सेस आप दे रहे हो, बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, मतलब इट्स ऑल अबाउट द डायनेमिक, है ना। तो सब कुछ आप डायनेमिकली सब कुछ आप कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये चीजें आप एक बार खुद से एक कंप्लीट फॉर्म बनाइए, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर कराइए, और नेक्स्ट पेज पे मैं जिस तरीके से दिखा रहा हूँ इस तरीके से बिल्कुल मत दिखाइए, थोड़ा सा अच्छे से टेबल को डिजाइन करके आप वो सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जी बोलिए, क्या कुछ डाउट हेलो। है क्या? हाँ हेलो बोलिए। सर। हाँ हाँ मोनिका। हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे हम लोग सबमिट करते हैं या लॉग इन करते हैं तो एक नोटिफिकेशन टाइप में आता है, पॉपअप शायद बोलते हैं हाँ उसे। हाँ बिल्कुल, नहीं, हाँ देखिए उस पर हम आते तो हैं। उसे हाँ। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया है, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आप कहीं मिक्स ना हो जाओ। पहले आप इसको इतना पहले करना है, ठीक है।
अभी मैं लॉगिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब ये चीज आप अच्छे से जब समझ में आ जाएगा, डेटाबेस से कनेक्टिविटी किस तरीके से मैंने किया, किस तरीके से डेटा को स्टोर कराया, किस तरीके से फेच किया, ये जब आप अच्छी तरीके से आप कर लोगे, तो फिर नेक्स्ट जो होगा उस वहां पे फिर मैं बताऊंगा, यहाँ पे एक हम लॉगिन पेज हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो पेज मैंने नहीं बनाया है। लॉगिन पेज में क्या होगा, जैसे मैं अभी सिर्फ 2 ही फील्ड मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट आपको बताया कि यूजर नेम पासवर्ड ले लिया। आपको जो बनाना है कुछ इस तरीके से होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, और जेंडर होगा, फिर जो रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, सब सबमिट। कुछ होगा। और वो सब चीज करने के बाद, जैसे वो चीज करोगे उसके बाद फिर आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस, क्लिक हेयर टू लॉग इन। अब जब वहां पे जब क्लिक करोगे तो फिर वहां पे लॉगिन का पेज ओपन होगा। फिर आप वही यूजर नेम एंड पासवर्ड जब डालोगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो आपका लॉगिन नहीं होगा। जैसे आप जीमेल में किस तरीके से करते हो, आप फेसबुक जो लॉगिन करते हो किस तरीके से करते हो, एग्जैक्टली उस तरीके का जो है लॉगिन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं एडवांस लॉगिन सिस्टम, ठीक है। थोड़ा भी मिस किया तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो वो सब चीजें किस तरीके से होगा फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी आपको इतना पहले प्रोसेस करना है, जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले इतना आप अच्छी तरीके से आप डिजाइन करके डेटाबेस में स्टोर कराइए, उसको डिस्प्ले कराइए, और फिर हम इसके बाद फिर मैं आपको लॉगिन सिस्टम का कंसेप्ट बताऊंगा, जहां पे आप किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। फिर वहां पे लॉग आउट बटन होगा, लॉग आउट करेंगे तो वापस से लॉगिन पेज पे आएंगे। लॉगिन पेज से सभी पेज आपस में कनेक्ट होता है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट अगर आप देखते हो, फेसबुक की बात करो, इंस्टाग्राम की बात करो, किस जिस तरीके से वो सब काम करता है, जो लॉगिन सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ, वो सारा चीज उसी तरीके से हम लोग आगे हम देखेंगे। बट पहले इतना आप अच्छी तरीके से आप करके अगर आप देखते हैं, उसके बाद फिर वो सब चीजें करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैं जो भी बताता हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो कि वहां पे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहले इतना आप करके आप रखिए, और फिर हम आगे का सेशन कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ डाउट तो प्लीज पूछिए।